1943 एक ऐसा साल जब बंगाल की धरती खून आंसुओं से लथपथ हो चुकी थी। लाखों लोग भूख से तड़प रहे थे। गलियों में लाशें बिछी हुई थी। माएं अपने बच्चों को नदियों में बहा रही थी और लोग घास, सांप और मछली खाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। इस दिल दहला देने वाली त्रासदी ने बंगालियों को भूखे बंगाली का तमगा दे दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ प्रकृति की मार थी या इसके पीछे थी एक सोची समझी साजिश? आज हम आपको सुनाएंगे 1943 के बंगाल अकाल की पूरी कहानी, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे सो कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन के महानायक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खलनायक था। साथ ही बंगाल के उन दो बड़े अकालों को भी बात करेंगे जिन्होंने इस क्षेत्र को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बंगाल हिंदुस्तान का वो सूबा जिसकी रहीसियत, संस्कृति और ताकत की तूती 7 समंदर पार ब्रिटेन में बोलती थी। गंगा की उपजाऊ जमीन, धान के हरे भरे खेत और बंगाली साहित्य की गौरवशाली परंपरा ने इसे भारत का सांस्कृतिक केंद्र भी बनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताएं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम और सत्यजीत रे की फिल्में बंगाल ने हमेशा दुनिया को अपनी प्रतिभा से चकित किया। लेकिन 18वीं और 19वीं सदी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा करना शुरू किया तो बंगाल उनकी मंजिल की पहली सीढ़ी बना था। 1757 की प्लासी की जंग जीतने के बाद 1770 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया। कंपनी ने अर्थव्यवस्था को लूटना शुरू कर दिया। किसानों पर भारी टैक्स लगाए गए और उनकी फसल की उपज को ब्रिटेन भेजा जाने लगा। बंगाल, जो कभी अनाज का भंडार था, धीरे धीरे भुखमरी की चपेट में आ गया। लेकिन सबसे बड़ी चोट तब लगी जब 18वीं और 20वीं सदी में बंगाल ने दो भयानक अकालों का सामना किया, 1770 और 1943। 1770 का बंगाल अकाल, जिसे 76 का मंथा के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन की क्रूर नीतियों का पहला बड़ा उदाहरण था। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी यानी करीब 1 करोड़ लोग भूख और उससे जुड़ी बीमारियों से मर गए। लेकिन क्या ये सिर्फ सूखे की वजह से हुआ था? नहीं। 1770 में सूखा जरूर पड़ा, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस संकट को और गहरा दिया था। कंपनी ने किसानों से भारी टैक्स वसूलना जारी रखा और अनाज को ऊंचे दामों पर बेचने के लिए भंडार किया। जब लोग भूख से मर रहे थे तब कंपनी के गोदामों में अनाज भरे हुए थे। इतिहासकारों के अनुसार कंपनी ने जानबूझकर अनाज की जमाखोरी की ताकि मुनाफा कमाया जा सके। 1770 के इस अकाल ने बंगाल की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया। गांव उजड़ गए, खेत बंजर हो गए और बंगालियों को पहली बार भुखमरी का वो दंश झेलना पड़ा जिसने भूखे बंगाली की छवि को जन्म दिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत। 20वीं सदी में बंगाल को एक और बड़े अकाल का सामना करना पड़ा जिसने इसे हमेशा के लिए बदल दिया था। 1943 लग चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था। पूरी दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही थी, लेकिन बंगाल में एक अलग जंग चल रही थी, भूख की जंग। इस अकाल में 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी, नदियों में शव तैर रहे थे और कुत्ते और गिद्ध इंसानों का मांस नोच नोच कर खा रहे थे। प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में यह कहा था कि जब वो 10 साल के थे तो उन्होंने देखा लोग घास और सांप खा रहे थे। कलकत्ता और ढाका की सड़कों पर लोग खाने की तलाश में भटक रहे थे, लेकिन वहां खाना ना था, ना ही कोई आश्रय। लेकिन क्या ये अकाल प्रकृति की मार थी? नहीं। नोबेल प्राइज विजेता अमर्त्य सेन ने अपनी रिसर्च में साबित किया है कि 1943 में बंगाल में अनाज की कोई कमी नहीं थी। 1941 की तुलना में 43 में अनाज की पैदावार ज्यादा हुई थी, फिर भी लाखों लोग भूख से मर गए। क्यों? इसका जवाब छिपा है ब्रिटिश नीतियों में और विंस्टन चर्चिल की उस सोच में जिसमें वो हिंदुस्तानियों की जान को चींटियों से भी कम समझता था। विंस्टन चर्चिल, जिसे पूरा यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नायक के रूप में याद करता है, वो बूढ़ा हिंदुस्तान के सबसे बड़े खलनायकों में गिना जाता है। उसकी नीतियों और फैसलों ने इस अकाल को एक मानव निर्मित त्रासदी में बदल दिया। कैसे? चलिए देखते हैं। 1943 में ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के लिए अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बंगाल से भारी मात्रा में चावल निर्यात करना शुरू किया। बर्मा पर जापान के कब्जे के बाद चावल का आयात रुक गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने बंगाल से अनाज भेजना बंद नहीं किया। इसके अलावा डिनायल पॉलिसी के तहत ब्रिटिश सेना ने बंगाल के तटीय इलाकों में नाव और अनाज जब्त कर लिया।
ताकि जापानी सेना को संसाधन ना मिले। इससे स्थानीय लोगों के पास ना खाना बचा और ना ही आने जाने का कोई भी साधन। चर्चिल को बंगाल की स्थिति पूरी तरह से पता थी, वहां क्या चल रहा है। भारत के तत्कालीन वायसरॉय आर्चीबाल्ड वेवेल ने भी उनसे कई बार चेतावनी दी थी कि बंगाल में भुखमरी बढ़ रही है, लेकिन चर्चिल ने इसे पूरी तरीके से नजरअंदाज किया। इतिहासकार मधुश्री मुखर्जी अपनी किताब चर्चिल्स सीक्रेट वॉर में लिखती हैं कि चर्चिल ने बंगाल के लोगों को आदिम और जानवर की तरह प्रजनन करने वाला कहा और अपमानित किया। उसने कहा, अकाल तो गांधी की गलती है जो भूख हड़ताल करता है। यह बूढ़ा चर्चिल हिंदुस्तानियों के लिए क्या सोच रखता था, उसके 2 कोट से हम समझते हैं। आई हेट इंडियंस, they are hateful people with a hateful religion. The famine was their own fault for breeding like rabbits. उसने ऐसे कई कोट्स किए हैं हिंदुस्तानियों के खिलाफ। चर्चिल ने न केवल मदद भेजने से इनकार किया, बल्कि अमेरिका और कनाडा के आपातकालीन खाद्य आपूर्ति के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। उनके लिए युद्ध में ब्रिटेन की जीत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, भले ही उसके लिए लाखों हिंदुस्तानियों को भूख से मरना पड़े। शशि थरूर ने भी एक बार कहा था, चर्चिल के हाथ उतने ही खून से रंगे हैं जितने हिटलर के। 1943 का बंगाल अकाल 43 लाख लोग मरे थे, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ चर्चिल जिम्मेदार था। 1943 का अकाल सिर्फ भुखमरी की कहानी नहीं थी, बल्कि यह बंगालियों के दर्द और हिम्मत की भी कहानी थी। लोग कलकत्ता और ढाका की सड़कों पर खाने की तलाश में भटक रहे थे। कुछ महिलाओं को अपने परिवार को बेचने के लिए वेश्यावृत्ति तक का सहारा लेना पड़ा और आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया बंगाल में ही है, सोनागाछी। बच्चे नदियों में बहा दिए गए क्योंकि माँ पिता उन्हें भूख से तड़पता नहीं देख पा रहे थे। शाकाहारी खाने को मछलियों से बदल दिया गया क्योंकि अन्न से ज्यादा मछलियां आसानी से मिल दी जा रही थी। तभी से बंगालियों में मछली की मान्यता धार्मिक और सामाजिक रूप से बढ़ी, जिसने उन्हें भुखमरी से बाहर निकाला। लेकिन इस त्रासदी के बीच बंगाल के लोगों ने हार नहीं मानी थी। स्थानीय संगठनों और स्वतंत्रता सेनानियों ने राहत शिविर शुरू किए। बंगाली साहित्यकारों और कलाकारों ने इस दर्द को अपनी रचनाओं में उतारा। सौमित्र चटर्जी, जो उस समय बच्चे थे, उन्होंने बाद में बताया कि कैसे हर कोई कंकाल की तरह दिखता था। 1770 और 1943 के अकालों ने बंगाल को भुखमरी का पर्याय बना दिया था। ब्रिटिश प्रचार ने बंगालियों को भूखे बंगाली के रूप में चित्रित किया, जैसे कि भुखमरी उनकी नियति हो। लेकिन यह सच नहीं था। यह काल प्राकृतिक नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन की लूट और उपेक्षा के नतीजे थे। इन अकालों ने बंगाल की सामाजिक और आर्थिक संरचना को तोड़कर रख दिया। लाखों लोग बेघर हो गए, परिवार बिखर गए और बंगाल की समृद्धि एक दुखद कहानी बन गई। भूखे बंगाली का तमगा बंगालियों के लिए एक अपमान था, जो उनकी मजबूरी को नहीं बल्कि ब्रिटिश क्रूरता को दर्शाता था। आज हम विंस्टन चर्चिल को याद करते हैं तो हमें उनकी पूरी कहानी देखनी चाहिए। ब्रिटेन में उन्हें नायक माना जाता है, लेकिन बंगाल में वो हमेशा एक खलनायक रहेगी। उसकी नीतियों ने लाखों लोगों की जान ली और उनकी उपेक्षा ने बंगाल को दशकों पीछे धकेल दिया। 1943 के अकाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि शक्ति और नियति कितनी खतरनाक हो सकती है अगर उनमें मानवता की कमी हो। आज का बंगाल, जो फिर से अपनी संस्कृति और समृद्धि के लिए जाना जाता है, उस त्रासदी से उभर चुका है, लेकिन उन 30 लाख लोगों का दर्द हमेशा हमारे इतिहास में जिंदा रहेगा। 1943 का बंगाल अकाल सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, बल्कि यह मानवता के खिलाफ एक अपराध था। विंस्टन चर्चिल ने इसे भयावह बना दिया। हमें इस इतिहास को याद रखना होगा ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां दोबारा ना हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्ते। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।